हेलो बच्चों, सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से मैं प्रवीण दुबे आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमने एमपी कांस्टेबल 20 अगस्त 2017 जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके 16 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया था। अब उसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम 17वें क्वेश्चन से सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपको पेपरों का आइडिया लेने में कि भाई किस तरीके के पेपर या किस तरीके के क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये आपके आगामी पेपर जो आपका कांस्टेबल का, जेल प्रहरी का, लेबर इंस्पेक्टर का या एसआई का या जो भी एमपी स्टेट का जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, जो खासकर पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या व्यापम कंडक्ट कराता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे मान के चलें कि आपके पेपर में ये आ सकता है या इससे रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इनसे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 17वां क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था, जो कि पेपर कब का है, ये 20 अगस्त 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। तो देखिए 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है ए, बी एवं सी का औसत 55 किलोग्राम है। मतलब ए, बी और सी हैं, तीन लोग या तीन व्यक्ति ए, बी, सी, उनका औसत वजन कितना है, 55 किलोग्राम। जैसा कि हमने जब 16वें क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था तो हमने आपको बताया था कि अगर औसत दिया है तो औसत का मतलब पहली बात तो ये है कि औसत सबको बराबर कर देता है, मीन्स इक्वेट कर देता है। अगर यहाँ पर बोला गया है कि ए, बी, सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, मतलब आपको अपने दिमाग में ऐसा मान के चलना है। देखिए भाई, ऐसा होता नहीं है, हो सकता है ए का वजन 60 हो, बी का 40 हो, सी का 80 हो और उनका औसत 55 निकला हो। लेकिन अगर औसत 55 दिया तो आपको ऐसा मान के चलना है कि ए का भी 55 है, बी का भी 55 और सी का भी 55 है। तो हमने देखिए बात की कि ए, बी और सी का कितना है भाई, 55, 55, 55 है। ठीक है। ए और बी का औसत वजन कितना है तो आप कहेंगे 50 किलोग्राम है, जबकि बी और सी का कितना है, 60 किलोग्राम है। तो आपको बी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है। और ए और बी का कितना दिया, 50 किलोग्राम, यानी कि 50 किलोग्राम, सॉरी ग्राम नहीं। और बी और सी का कितना, 60 किलोग्राम। तो बी का वजन आपको ज्ञात करना है। आप ये भी चीज़ जानते हैं कि अगर औसत से हमें कुल निकालना है, कुल वजन निकालना है, मतलब तीनों का, तो यदि औसत में हम, जैसे हमें पर क्या दिया है कि ए, बी और सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। अगर हम आपसे कहें कि ए, बी और सी का कुल वजन कितना है, तो औसत में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये तीनों का औसत वजन है। तो 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का कुल योग मिल जाएगा। और अगर आपसे बात की जाए कि बी और सी का औसत कितना है, 50 किलोग्राम, तो ये कितने लोग हैं, 2 लोग। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या ए और बी का आपको 50 किलोग्राम दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, आपका ए और बी का कुल वजन आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको दिया क्या है। आपको दिया 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है। उनका औसत जो वजन है वो 55 किलोग्राम है। तो तीनों का औसत वजन कितना है, ये एवरेज आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 55 किलोग्राम। जबकि आपको यहाँ पर ए और बी का कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ए और बी का 50 किलोग्राम दिया है औसत वजन। और बी और सी का कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि बी और सी का कितना दिया है, आपको 60 किलोग्राम दिया है। बी और सी का कुल औसत वजन कितना दिया है, 60 किलोग्राम औसत वजन। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ए, बी, सी का कुल वजन कितना है, तो हमने क्या बोला कि अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 3 व्यक्ति हैं, तो क्या आ जाएगा, कुल वजन आ जाएगा किसका, तो आप कहेंगे सर ए, बी और सी का। तो 55 दिया, कितना होगा, 5 × 15, 5 × 15, यानी कि 165 किलोग्राम। तो ए, बी और सी का कुल वजन कितना है, 165 किलोग्राम। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि बी और सी और ए और बी का, अगर ए और बी की बात करें तो 2 लोग हैं, तो इनका कुल वजन, तो आप कहेंगे 100 किलोग्राम। तो ए और बी का 100 किलोग्राम हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बी और सी का कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 किलोग्राम। अब आप बताइए कि अगर आप इनका वजन जोड़ दें, यानी कि ए, बी और बी, सी का जो कुल वजन है उसको आप जोड़ दें, तो यहाँ पर बी का वजन 2 बार आएगा कि नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए + 2b + सी बराबर में कितना, 100 और 120 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 220 किलोग्राम। इसका मतलब ए का वजन एक बार लिया गया, सी का वजन एक बार लिया गया, लेकिन बी के वजन को 2 बार लिया गया। यानी कि ए + 2b + सी का मतलब क्या है कि इसमें ए का वजन एक बार है, बी का वजन 2 बार है और सी का वजन कितनी बार है, तो सी का वजन 1 बार है। तो अगर हम इसमें से किसको माइनस कर दें, ए, बी, सी के तीनों के कुल वजन को माइनस कर दें, यानी कि ए + बी + सी तीनों के कुल वजन को माइनस कर दें, जो कि कितना है, 165 किलोग्राम है, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप देखिए ए से ही कट जाएगा, माइनस करोगे, ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी
माइनस हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2b में से b जाएगा तो क्या बचेगा b, तो केवल b का वजन बचेगा। तो 165 माइनस कर दीजिए किस में से, 220 में से, तो आप 20 तो यहाँ बच रहे हैं, 35 वहाँ बच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे 55 किलोग्राम। ठीक है, कितना बचेगा 55 किलोग्राम। तो b का वजन कितना है, तो आप कहेंगे सर 55 किलोग्राम है। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन किया हमने भाई, हमारे पास a, b और c का औसत वजन 55 किलोग्राम था, हमने इन तीनों का कुल वजन निकाला तो वो 165 किलोग्राम आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने a और b का औसत वजन दिया था कितना 50, तो a और b का कुल वजन निकाला, वो कितना आया 100 किलोग्राम। हमारे पास b और c का औसत दिया था 60 किलोग्राम, उनका कुल वजन 120 किलोग्राम आया। फिर हमने क्या देखा कि a, b, c का कुल वजन 165 है, तो ए बी का 100 है और बी सी का कितना है 120। तो अगर हमने ए बी और बी सी को जोड़ा तो इसमें बी का वजन 2 बार इंक्लूड है। ठीक है, तो हमने क्या किया 100 और 120 को जोड़ दिया। ठीक, तो कितना हो गया ये 220, यानी कि इसमें 220 में बी का वजन 2 बार इंक्लूड है और ए और सी का एक बार इंक्लूड है। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, ए बी सी के वजन को माइनस कर दिया, कितना आ गया 55 किलोग्राम आपका आंसर। क्लियर, तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए पेपर के दृष्टिकोण से आप कैसे करेंगे, ये तो तरीका समझा दिया आपको डायरेक्ट कैसे करना है। आपको पता है 3 लोगों का वजन कितना है, तो आप कहेंगे 55 किलोग्राम, 55 दिया कितना हो गया 165। अब आपको पता है 2 लोगों का वजन कितना है, तो आप कहेंगे 50 किलो, औसत वजन कितना है 50, तो आप 50 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 लोगों का औसत कितना है, तो आप कहेंगे सर 50, तो 2 लोगों का कुल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 100। फिर 2 लोगों का कितना है, तो आप कहेंगे सर 60, तो 2 लोगों का कुल कितना हो गया 120। अब आपको यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर भी b था और यहाँ पर भी कितना है b, तो मतलब ये जो 2 लोग लिए हमने a और b और b और c, इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनके कुल को जोड़ देते हैं, मतलब 100 और 120 को जोड़ देते हैं, तो ये 220 मिलेगा। इस 220 में b का वजन 2 बार इंक्लूड है। तो अगर हम इस 220 में से किसको माइनस कर देंगे, 165 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 जाएगा 12 में से, तो आप कहेंगे 5, तो ये 55 किलोग्राम। अभी हमने निकाला कि नहीं, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको ना ABC लिखने की ज़रूरत है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। आई होप आपके दिमाग तक बात पहुंची, जो चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई 18वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन है 81, 72, 63, 55, 43, 34 का औसत निकालिए। इनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, तो देखिए हम बात करें अगर औसत की, तो हम जानते हैं औसत यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे यानी कि अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। अब बात करें कि भाई ये प्रेक्षण क्या होते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब आप किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर आपके पास वजन का आप औसत निकालने चाह रहे हैं तो वो आपके लिए प्रेक्षण है, अगर आप आयु का औसत निकालना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए प्रेक्षण है, यदि आप अंकों का प्रेक्षण निकालना चाह रहे हैं, मार्क्स का यानी कि किसी व्यक्तियों के बच्चों के अंकों का यदि आप औसत निकालना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए प्रेक्षण है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास सिंपल नंबर दिए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 है, तो अपॉन में तो हो गया कितना 6। टोटल प्रेक्षण कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 6 हैं। इनका योग की बात करें तो ये प्रेक्षण हमारे पास कौन कौन से, 81, 72, 63, 55, 43, 34, 81, 72, 63, 55, 43 और 34, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, 81 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 55 प्लस 43 प्लस कितना हो गया 34। ठीक है, अब देखिए ऐड करते हैं, तो 4 और 3 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18, 18 की कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 8, हासिल में कितना 1। तो 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25 और 8 33, 33 और 1 34, 33 और 1 34, 348 डिवाइड बाई 6, तो 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना 30, 6 8 48 और एवरेज कितना निकल कर आया 58। तो ये आपका औसत हो गया। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन है। देखिए एक तरीका तो ये है, ये सीधा सीधा तरीका है कि औसत बराबर हम जानते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का कुल योग कर दीजिए, जितने भी प्रेक्षण हैं उनका सम कर दीजिए और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एवरेज निकल कर आ जाएगा।
ये तो सीधा सीधा तरीका हो गया। अब देखिए आपको एक तरीका और बताते हैं, जैसे 81, 72, 63, 55, 43, 34, ये हमारे पास नंबर है, इनका एवरेज निकालना है। इनका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इनमें से ही किसी एक नंबर को आप क्या मान लें? एवरेज मान लें। इनमें से ही किसी एक नंबर को आप क्या मान लें? एवरेज मान लें। तो चलिए हमने 63 को एवरेज मान लिया कि इन सभी नंबरों का एवरेज कितना है? 63। और हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको एवरेज दिया है मतलब हर एक नंबर एवरेज के बराबर होगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। अगर हमने एवरेज कितना माना? 63 माना, इसका मतलब 81 कितना होना चाहिए था? 63। तो बताइए 81 63 से कितना ज़्यादा है? तो यदि 63 में आप 8 जोड़ेंगे तो 71 और 10 81, यानी कि ये 18 ज़्यादा है, तो प्लस 18 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है। अब 72 63 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 9, तो प्लस का 9 लिख दीजिए। 63 63 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 0। 63 से 55 कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 8 कम है ये, तो माइनस का 8 लिख दीजिए। 55 में 8 जोड़ेंगे 63 होगा। ठीक है। 43 63 से कितना कम है? तो 43 में आप 8 जोड़ेंगे, 43 में आप कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 8 मत जोड़िए, 63 करना है तो 20 का अंतर है, तो सीधा 20 का अंतर लिख दीजिए, -20 है। और 34 63 से कितना कम है? तो देखिए 34 में यदि आप 26 जोड़ेंगे तो 60 होगा। 26 में आप 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 29, यानी कि 29 का अंतर। कितने का अंतर है? -29 का। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए आप। अब आप देखिए यहाँ से फ़ायदा क्या रहेगा आपको। आप यहाँ देखिए कि ये आपका -18, इन सब जो रिजल्ट टाइप के माइनस प्लस इन सबको आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये तो कितना हो गया? 27 और ये 28, तो माइनस का 1 बचा और माइनस का 29, तो माइनस का क्या बचा? 30 बचा फाइनली। अब माइनस का 30 बचा। अब माइनस का 30 क्यों आ रहा है? तो माइनस का 30 इसलिए आ रहा है कि देखिए हमने माना 63 कितना? औसत माना, तो हो सकता है हमने औसत से ज़्यादा मान लिया, जो एक्चुअल इसका औसत आना चाहिए था उससे ज़्यादा मान लिया। आप देखिए रिजल्ट हमारा कितना था? 58, मतलब हमने औसत से ज़्यादा मान लिया। इसीलिए क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि भाई कुल योग में अगर आपने 63 मान लिया औसत, तो कुल योग में क्या हो रही है? 30 की वृद्धि हो रही है। जो सम है ना इनका, जो टोटल है ना उनका, उसमें 30 की वृद्धि हो रही है। तो ये कह रहा है उस 30 को घटा दीजिए कुल योग में से, तब आपका सही औसत आएगा, क्योंकि आप 63 मान रहे हो और इनका 63 औसत नहीं है। तो 63 माने पर -30 आने का मतलब क्या है कि आपको कुल योग में से 30 घटाना है। अब हम कहें आपसे कि कुल योग में से 30 मत घटाइए, कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6, तो हर एक नंबर में से घटा दीजिए आप कितना? 30 को। तो हर एक नंबर में से कितना? 30 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक नंबर में से कितना ले जाए। तो बताइए अगर 30 आप हर एक नंबर में से घटाना चाह रहे हैं तो एक नंबर में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 5 घटाना पड़ेगा। 6 पंचे 30, तो हर एक नंबर में से आपको 5 घटाना पड़ेगा। और हमने आपसे बोला कि 63 यदि आप एवरेज मानकर चल रहे हैं तो आपके हिसाब से हर एक नंबर कितना है? 63, यानी कि 63 है। तो आपको कितना माइनस करना है 63 में से? 5। तो जैसे ही आप 63 में से क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे 8 और ये 58। देखिए 58 आंसर आया कि नहीं? यही आंसर यहाँ पर आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर आते हैं जैसे 3 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर, और उनका यदि आपको एवरेज निकालना है तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन छोटे नंबर जैसे आपके 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट के नंबर या 3 डिजिट या 2 डिजिट के नंबर का कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें आप सम करके ही कर लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो सम से आप कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो इन्होंने बोला है 4 के पहले 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये जो माध्य सब लिखा है ना, ये माध्य ये औसत ही होता है। ये क्या होता है? औसत होता है। ठीक है, ये क्या होता है? औसत होता है। तो उन्होंने बोला है कि 4 के पहले 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें। तो 4 के गुणांक समझ लें पहले क्या क्या होता है। गुणांक की अगर बात करें तो मतलब उसको गुणज भी बोलते हैं, मल्टीपल भी बोलते हैं। तो 4 का पहला मल्टीपल 4 होता है, दूसरा 8 होता है, तीसरा 12 होता है, चौथा 14 होता है, और इस तरह से कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। 4 में यदि आप 1 से गुणा करें यानी कि 4 × 1 करें 4, 4 × 2 करें तो 8, 4 × 3 करें तो 12, 4 × 4 करें तो 16, इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर तक कहाँ तक जा सकते हैं? मल्टीपल। तो किसी भी नंबर का यदि आपसे पूछा जाए कि बड़ा से बड़ा मल्टीपल क्या होता है तो आप कहेंगे सर नहीं बता सकते। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल आप बता सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस चीज़ से, अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके पेपर में कि 5 का सबसे छोटा मल्टीपल बताइए तो आप कहेंगे 5 खुद। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर स्वयं होता है। ठीक है ना। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल यानी कि गुणज वह संख्या स्वयं होती है।
और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि नंबर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं। तो यदि किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो आप कहाँ तक कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक। तो इनफाइनाइट का नंबर ही नहीं पता लास्ट, तो आप किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं निकाल सकते, सबसे छोटा मल्टीपल जरूर निकाल सकते हैं। और सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, तो वो संख्या स्वयं होती है। क्लियर बात। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई, तो इन्होंने बोला 4 के पहले 2 अंकों वाले, 4 के गुणज तो चाहिए लेकिन 2 अंकों वाले चाहिए। तो आप बताइए 4 का अगर पहला गुणक हम बोले या गुणांक बोले या मल्टीपल बोले तो पहला 4 होता है, दूसरा 8 होता है, तीसरा 12 होता है, चौथा 16 होता है, बस इसके बाद बात नहीं करनी। देखिए ये जो 4 है ये 1 अंक वाला गुणक है, 8 1 अंक वाला है, 2 अंक वाला कहाँ से स्टार्ट हो गया, 12 और 16 से। इन्होंने बोला कि 4 के पहले 2 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें। तो पहले 2 अंकों वाले गुणांक कौन कौन से हो गए, तो आपने कहा 12 और 16, इनका माध्य ज्ञात करना मतलब 2 अंक हैं। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 28, और किससे भाग लगा दीजिए, 2 से, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 14। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसमें क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बोलें 4 के प्रथम 15, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया ये कि 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो 4 के प्रथम 15 की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 का पहला 4 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 12 होगा। तो ऐसे सबको लिख के क्या सबको गुणा करोगे, अगर आप सबको लिख के सबसे गुणा करोगे तो देखिए दिक्कत आएगी। हम आपको प्रूफ जरूर करवाएंगे और आप प्रूफ समझिए, जरूरी भी है। देखिए प्रूफ कर लेते हैं, पहले हम सबको लिख के पहले सबसे करवाते हैं आपको, जिससे आपकी बात जो है दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। अगर हम 4 के 15 गुणज लिखते हैं, क्योंकि 15 पूछे हैं कोई बड़ी बात नहीं, हम लिख सकते हैं, लेकिन 500 पूछ लेते, 1500 पूछ लेते, तो क्या हम लिखते उनको, फिर लिखने के बाद सबका सम करके 1500 से भाग देते, नहीं दे पाते, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता। एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता, एक ही पूरे पेपर के जो टाइम में आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है काम, लेकिन 15 के माध्यम से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 8, तीसरा हो गया 12, फिर 16 होगा, फिर कितना होगा 20, फिर कितना होगा 24, फिर कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 24 के बाद होगा 28, फिर होगा 32, फिर होगा 36, फिर होगा 40, फिर होगा 44, फिर होगा 48, फिर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 52, फिर कौन सा होगा 56, और फिर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 60। बस लास्ट आपका कहाँ जाएगा, कहाँ पे आके रुक जाएगा, लास्ट आपका 60 पे। कहाँ तक आके रुक जाएगा, तो 52 के बाद 56, 56 के बाद 60। देखिए 15 हुए कि नहीं, 15 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 4 के प्रथम 15 गुणज लिख लिए। अब औसत की अगर बात करें तो क्या अब आप इन सबको सम करने बैठेंगे, सम का यानी कि औसत क्या होता है भाई, सभी संख्याओं का योग, तो इन सब का सम करना पड़ेगा आपको। सम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको भाग लगाना पड़ेगा किससे, 15 से। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये तो बात केवल 15 की हो रही है, अगर हम 1500 दे देते, 501 दे देते, 250 गुणज देते थे, तो क्या सबको लिख के गुणा करते, नहीं करते ना। तो देखिए आपको सिंपल तरीका बताते हैं कि कैसे औसत निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 का प्रथम वाला ले लेना है और आपको अंतिम वाला ले लेना है। 4 का प्रथम वाला और अंतिम वाला ले लेना है, और इसको किससे भाग लगा देना है, आपको 2 से भाग लगा देना है, तो आपको औसत निकल आएगा। देखिए औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला टर्म होता है। तो अगर हम 15वां में बात करें तो 15वें के बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8वां जो टर्म होगा वो बीच में होगा, क्योंकि इस तरफ क्या होंगे 7 और इस तरफ क्या होंगे 7। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 और 7 के बीच में एक 15वां आएगा, यानी कि इनका औसत 32 निकलेगा। तो आप देखिए आपको क्या करना है, प्रथम गुणज प्लस अंतिम वाला, अंतिम कितना है 60, दोनों को लेके 2 से भाग लगा दीजिए, तो 64 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। तो देखिए 32 आया कि नहीं। और अगर आप चाहो तो इन सब का योग करके 15 से भाग लगा लीजिए, तो भी 32 आंसर आएगा, तो भी क्या आएगा, 32 आंसर आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगर हमने आपसे बोला कि 3 के प्रथम कितने 302 गुणज, 302 गुणज का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। अब हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा
3 के प्रथम कितने, 302। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि 3 के प्रथम 302 गुणज का औसत ज्ञात करें। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि 4 के 15, तो 15वां कौन सा आया था आपका, 4 × 15 आया था, यानी कि 60। अंतिम क्या आया था, 60 आया था। मतलब प्रथम गुणज जो होता है, जितने आपसे पूछे गए हैं उससे गुणा कर दीजिए तो अंतिम मिल जाएगा। तो अंतिम भी हमने काफ़ी आसानी से निकाल लिया। अगर बात हो रही कि 3 के प्रथम 302 गुणज का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 302 मतलब आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरीके से जाना है। कहाँ तक, 302 तक। फिर उनका सबका सम करके 302 से भाग लगाना है, क्योंकि प्रथम 302 पूछे हैं। तो हम ऐसे करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब हमारे बात समझ में आ गई कि हम प्रथम गुणज लेंगे तो प्रथम क्या होता है 3, और अंतिम लेंगे तो अंतिम क्या होगा, तो आप कहेंगे 302 को 3 से ही गुणा कर दीजिए तो अंतिम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 609, 906। 906 में क्या जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे प्रथम वाला यानी कि 3, और किससे भाग लगा देंगे, तो आप कहेंगे 2 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये औसत निकल के आएगा किसका, 3 के प्रथम 302 गुणजों का। तो ये आपका कितना हो गया, 909 बटे में कितना, 2। तो 2 चौके, तो आप कहेंगे 8, 2 5 10, 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी कि 454.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। प्रथम वाला आपका होगा, अगर आपसे उनसे 16 वाला पूछा है तो प्रथम वाले में क्या कर दीजिए, मतलब 3 का पूछा तो 3 में 16 से गुणा कर दीजिए तो अंतिम मिल जाएगा। यदि उन्हें बोला कि 8 के प्रथम 21 गुणजों का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 8 हो गया, 8 को 21 से गुणा कर दीजिए और फिर क्या करिए आप 2 से भाग लगा दीजिए। अब इसको और ईजी कर लें, तो देखिए कैसे करेंगे। हमने आपसे बोला कि 8 के प्रथम 21, ठीक है, तो आप क्या करिए 21 + 1 22 कर दीजिए। 21 पूछा ना, तो 1 22 कर दीजिए। 22 में क्या कर दीजिए, 8 से गुणा और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2। जैसे अभी आपसे पूछा था, देखिए क्या 302, तो 302 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 303, और उसमें किससे गुणा कर दीजिए 3 से, डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2। देखिए वही चीज़ आई, 303 का 3 से गुणा करेंगे 909 बटे 2 ही आएगा कि नहीं। सेम इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर 21 पूछे हैं तो उसमें 1 बढ़ा के 8 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। क्लियर है, ये भी एक अप्रोच है और ये बनी पहले वाली अप्रोच से। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जॉन 15 दिनों में एक घर का पेंट कर सकता है। ठीक है, जॉन क्या है 15 दिन में एक घर पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिन में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स 5 दिनों में कर सकता है। मतलब इनके अलग अलग दिन दिए हैं एक ही काम को करने के। एक कमरा है, दीपावली का टाइम है, आपको समझ में आ रही होगी बात। दीपावली आने वाली है, क्या कराओगे भाई, पेंट कराओगे, तो कारीगर मजदूर लगाओगे आप अपने घर पर पेंट करने वाले। तो अब आपने 3 मजदूरों को बुलाया, आपने बुलाया भाई कौन जल्दी कर सकता है। समय आज से कितना रह गया है, तो आपको पता है 14 तारीख की दीपावली है। आज कितनी तारीख हो गई है, तो आप कहेंगे सर 9 तारीख हो गई। 5 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है ना, 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो 14 तारीख की अगर दीपावली है तो आप कैसे, आपको घर पुतवाना है, आपका एक कमरा रह गया, कैसे पुतवाना है। तो आपने बोला जॉन को बुलाया, उससे पूछा भाई कितने दिन में करोगे, उसने कहा 15 दिन में पोत देंगे। ठीक है, आपने जॉय को बुलाया, कितने दिन में कर दोगे भाई, तो उसने कहा भाई 10 दिन में कर देंगे। तो क्या आपके पास इतना समय है, नहीं है। आपने जेम्स को बुलाया, उसने कहा हम 5 दिन में कर देंगे। आपके लिए परफेक्ट बंदा कौन सा है, आपके लिए परफेक्ट बंदा कौन सा है, जेम्स है। लेकिन आप चाह रहे कि और भी जल्दी हो जाए काम। तो देखते हैं भाई, ये तीनों को आपने बोल दिया कि तुम तीनों मिलकर लग जाओ, तो ये कितने दिन में कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो हम बात करते हैं जॉन की। जॉन कितने दिन में कर लेता है, तो जॉन लिख लिया हमने भाई उसका नाम, और उसके हमने एक तरफ नोट कर लिए दिन, कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। अगर हम बात करें जॉय की, जॉय कितने दिन में करता है भाई, तो आप कहेंगे 10 दिन में। जबकि हम जेम्स की बात करें तो जेम्स के दिन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 5 दिन में। तो सबसे पहले तो हमें वो कमरा पता लगाना है कि भाई कितना बड़ा है। ठीक है, कमरा मतलब कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा कमरा हो, पूरा घर ही एक आपका कमरे के बराबर हो, एक ही हॉल बना रखा आपने, और वो बना आपका 6000 स्क्वायर फुट में, तो वो तो हॉल हो गया बहुत बड़ा वाला, शादी ब्याह वाला। समझ रहे हो ना बात। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कार्य बताना पड़ेगा। ये तीनों कंफ्यूज हैं कि कमरे का साइज़ क्या, इनको नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको बताना पड़ेगा कि काम इतना है भाई। अगर तुम 15 दिन में कर सकते हो, तुम 10 दिन में कर सकते हो, और तुम 5 दिन में, तो इनको अपना काम पता होगा कि भाई ये काम हम 10 दिन में, 15 दिन में और 5 दिन में कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ काम है क्या, नहीं है। तो काम कैसे निकाला जाता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा बच्चों जब आपके पास व्यक्ति की इफिशियंसी यानी कि क्षमता पता हो, और आपको काम पता हो कि आपको काम क्या करवाना है। तो काम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही काम को अलग अलग समय में कर रहे हैं।
मतलब जॉन 15 दिन में एक घर पेंट करता है तो उसी घर को जॉय 10 दिन में पेंट करता है और उसी घर को जेम्स 5 दिन में पेंट करता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि तीनों एक साथ कार करते हैं तो वे एक दिन में कार का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। मतलब एक दिन में पूरा कार नहीं करवाना है, एक दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो पहले हम कार का पता लगाते हैं। तो कार कैसे निकालते हैं, अगर समान कार कर रहे हैं तो आपको पता है कि यदि दो नंबरों का आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है, पहले नंबर से भी डिवाइड होगा, दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब वो दोनों नंबरों के लिए समान होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, अगर हम तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास कार्य आ जाएगा। तो देखिए 15, 10 और 5 का एलसीएम तो आप कहेंगे सर 30 होगा। तो मतलब हम समझ गए कि जो कार्य है हमारा वो कितना है, 30 यूनिट का है। यानी कि जो घर है मान के चलिए 30 स्क्वायर फीट या जो भी समथिंग आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो 30 हमारा कार है। अब 15 दिन में ये 30 यूनिट का काम करता है जॉन, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। तो ये क्या चीज़ आ रही है, क्षमता आ रही है, इफिशियंसी। कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम कर सकता है, कोई व्यक्ति एक दिन में बच्चों जितना काम कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। मतलब एक दिन में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ही उसकी क्षमता होती है। तो हमने क्या देखा भाई कि 30 यूनिट का काम है जो कि जॉन 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। 30 यूनिट का काम जॉय 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। जेम्स 5 दिन में 30 यूनिट का काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा क्षमता जेम्स की है। जो व्यक्ति जितने कम दिन लेगा ना उसकी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होती है, और जो व्यक्ति जितने ज़्यादा दिन लेता है उसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता उतनी कम होती है। अब हमने बात की कि तीनों से काम कराना है, तो बताइए अगर हम बात करें जॉन के लिए हमने ए लिख दिया, जॉय के लिए बी लिख दिया और जेम्स के लिए सी लिख दिया। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तीनों मिलकर एक दिन में जॉय कितना करता है, 2, जेम्स कितना करता है, सॉरी जॉन करता है 2, जॉय कितना करता है 3 और जेम्स कितना करता है 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 6, 3, 9, 2, 11, 11 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में। तो एक दिन में अगर ये 11 यूनिट का काम करेंगे, काम कितना था 30, तो आपसे पूछा गया है तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, कार्य का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो देखिए 30 में से 11 कर लिया तो कितना हिस्सा पूरा हुआ, 11/30। मतलब 30 काम था उसमें से कितना हो गया, 11। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आपको पता चल गया कि 1 डे में वो कितना करेंगे, 11/30 हिस्सा करेंगे। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हमें दिख रहा है 11/30। किस ऑप्शन में हो गया, 11/C ऑप्शन हो गया आपका 30, 11/30 ऑप्शन सी हो गया। क्लियर बात। चलिए तो बढ़ते हैं